नमस्कार साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ समसामयिक घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये वीडियो, जो केंद्र में आयोजित एसएससी, रेलवे व बिहार के प्रतियोगी परीक्षा जैसे दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी 17th और बिहार एसएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्णा एकेडमी, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। और जो इस वीडियो के दौरान जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे भी जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपका आईक्यू लेवल और मेहनत बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में कौन सा देश सहायता किया है? यानी पटना मेट्रो में कौन देश सहायता किया है? एक सेकेंड। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही जवाब है जापान। जापान पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में सहयोग किया है। विस्तार से देखते हैं। पटना मेट्रो बिहार की पहली मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसका कुल लागत 13,365.77 करोड़ रुपया है। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बिहार में आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं सभी में पूछा जा सकता है। ये पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में जापान इंटरनेशनल की एजेंसी JICN ने कितना सहयोग किया है? 5509 करोड़ रुपया। और टोटल कितना है? 13,000। तो 13,365 करोड़ रुपए में 5500 करोड़ रुपया ये जापान सहयोग किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खनन किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है चतुर्थ। सही जवाब है प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र में ही खनन आता है। कृषि संबंधित यानी भूमि से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र आएंगे उसमें ये प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भूमि से जुड़े कार्य आते हैं। इन्हें लाल कॉलर जॉब भी कहा जाता है, जिससे कि अब आप धूप में रहिएगा तो लाल ही चेहरा होगा। इससे भी इसे कोई रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से लाल कलर जॉब इसको कहा जाता है। इसमें संलग्नित क्षेत्रों संलग्नित जो जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें लाल कॉलर जॉब उन्हें लाल कॉलर धारण कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होता है, जैसे कृषि से जितने भी रॉ मटेरियल लेकर और उसे नया उसमें दे दिया जाता है, नया रूप दिया जाता है जिसे यूज कर सकें, वे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इन्हें नीला कॉलर जॉब कहा जाता है। जितने भी प्रसंस्करण कार्य हैं जैसे फैक्ट्रियां जितने भी हैं ये नीला कॉलर जॉब में आती हैं। और तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा हो गया, यानी उसमें मानव बल जैसे काम कर रहा है, जैसे सेवा में जैसे शिक्षक हो गए, ये सब सफेद कॉलर कहलाते हैं। इसी में ये मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन विस्तार रूप से अगर आप गहराई में पढ़िएगा, जैसे यूपीएससी के लिए आप अध्ययन कीजिएगा या फिर बीपीएससी के लिए भी अध्ययन कीजिएगा, तो ये अलग ये 2 डिफाइन किया गया है। क्वार्टरनरी क्षेत्र जो कि तीसरा क्षेत्र बनाया गया है, इसमें निर्णय क्षमता आते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि विधायक हो गए हैं, ये सब हो गए, ये सब जैसे थोड़ा-थोड़ा अगर निर्णय की बात की जाए, अहम निर्णय को छोड़कर ये सभी क्वार्टरनरी क्षेत्र में आते हैं। और क्वानरी क्षेत्र जैसे पंचम जिसे क्षेत्र कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्णय जिसमें प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये सब, तो इन्हें सुनहरा कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी भारत का वायसराय कौन था जब कांग्रेस की स्थापना हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885 में। और इसका स्थापना ये संस्थापक थे एवो ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बैनर्जी।
पहली बैठक पुणे में प्रस्तावित थी, किंतु प्लेग महामारी फैलने के कारण मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ इसका बैठक। और ये वायसराय के समय ही स्थापना हुआ और ये अंग्रेज ही इसके संस्थापक थे, तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कहा था, यानी कि भारतीयों का सेफ्टी वॉल्व है, तो इसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से कहा था कांग्रेस का लाला लाजपत राय ने। तो ये प्रश्न पूछा गया है अभी 69वीं बीपीएससी में। तो अगला प्रश्न है, सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2012 और ऑप्शन डी है 2010। तो इसका सही जवाब है 2012। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। सीपीआई का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जबकि डब्ल्यूपीआई का अर्थ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे आपको अगर विस्तार से इकोनॉमिक्स समझना है तो ये एक सीरीज हम जरूर लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको निश्चिंत रहें कि कोई भी परीक्षा उस सीरीज से आप जरूर पास कर जाइएगा। देखिए, एक ये हो गया, दो ही चलते हैं बाजार भाव में, एक हो गया जो कि उत्पादक है और एक हो गया उपभोक्ता है। उत्पादक जो है वो सामान वस्तुओं को बाजार में लाता है और उपभोक्ता है उसे खरीदते हैं। तो महंगाई भी इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है कि उत्पादक के सामान में कितना महंगा हुआ और इसे खरीदने वाले के सामान महंगाई कितना लग रहा है। ये उत्पादक है, उत्पादक से होलसेल में कोई लाता है, तो इसीलिए दो तरह से महंगाई का जांच करती है भारत सरकार। एक होता है ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस, यानी कंज्यूमर माने उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के सामान खरीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई। और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि पूरा होलसेल जब खरीदा जा रहा है तो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसमें मुनाफा भी निकल जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। भारत में थोक भाव के परिवर्तन, यानी होलसेल का मतलब होता है कि थोक के भाव में कितनी परिवर्तन या महंगाई हुई है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है 2010 से 11, 2017 से पहले ये था 2004 से 5। यानी देखिए, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, ये 2012, लेकिन डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक भाव में महंगाई परिवर्तन कितना हुआ है, इसका आधार वर्ष पहले 2004 से 5 था, लेकिन 2017 में इसे 2010 से 11 कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के सीपीआई का मापन किया जाता है। भारत में कितने प्रकार का? 3, पहले 4 था लेकिन अब 3 कर दिया, 3 अभी मेजर रूप से है और चौथा में 3 और हैं, तो कुल मिला के 6, यानी चौथा को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे 3 लाया गया है। देखते हैं कैसे। 3, लेकिन कुल 6 सीपीआई होते हैं। पहला हो गया औद्योगिक श्रमिक, दूसरा हो गया ग्रामीण श्रमिक और तीसरा हो गया कृषि श्रमिक। इसका ये गणना होता है श्रम ब्यूरो, जो रोजगार मंत्रालय के अधीन में काम करता है। ये तीनों का, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, इसका गणना श्रम ब्यूरो करता है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। और चौथा जो है शहरी सीपीआई, ग्रामीण सीपीआई और शहरी ग्रामीण संयुक्त सीपीआई, इसका गणना एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक था सीएसओ, दोनों को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका गणना ये करता है। राष्ट्रीय आय का मापन सीपीआई शहरी ग्रामीण, और देखिए ये है कि सबसे ज्यादा सीपीआई की गणना किससे किया जाता है, तो शहरी ग्रामीण संयुक्त रूप से। ये इसी से 6वां नंबर है, इसी से सीपीआई का, इसी सीपीआई से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, ये 6 में। सीपीआई का आधार वर्ष 2015 में चेंज किया गया है, जो 2010 से 2012 कर दिया गया है। तो ये सीपीआई इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 2012 कर दिया गया है। भारत में पिछले 11 महीनों में सर्वाधिक महंगाई अप्रैल 2022 में थी 7.79%। महंगाई 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, महंगाई को 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन कहाँ चली गई है? 7.79। इसे इस प्रकार भी दर्शाया जाता है कि 4 जो हो गया ना, ये 4, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, 4 माइनस प्लस
2%, ऐसे करके दर्शाया जाता है। आमतौर पे 4 ही रहना चाहिए। अगर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कम अगर हुआ तो 4 से 2 घट जाएगा तो 2%, और मैक्सिमम हुआ यानी बढ़ेगा तो 4 + 2 6%। तो इसलिए महंगाई सर्वाधिक अभी है 7.79%। अगला प्रश्न है, G20 शिखर के किस सम्मेलन में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति का प्रतिमा का स्थापना किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लाल किला, ऑप्शन बी है भारत मंडपम, ऑप्शन सी है बापू संग्रहालय, ऑप्शन डी है एम विश्वेश्वरैया भवन। तो इसका सही जवाब है भारत मंडपम। भारत मंडपम में सबसे ऊंची नटराज जो मूर्ति है, ये नटराज मूर्ति की सबसे ऊंची प्रतिमा यही लगाया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा लगभग कितना फीट ऊंचा है? 27 फीट ऊंची है, और इसका वजन कितना है? 28 टन है। इसे तमिलनाडु के प्रसिद्ध राधा कृष्णन शतपथी ने बनाया है। तमिलनाडु के हैं राधा कृष्णन शतपथी, जो कि इसे मूर्ति बनाए हैं। नटराज को नृत्य का देवता का माना जाता है। चोल शासक नटराज भगवान शिव को अपना देवता मानते थे। यानी जो वो नटराज जो मंदिर है, सॉरी मूर्ति है, तो ये नटराज मूर्ति जो शिव तांडव है, यानी इसे प्राचीन काल के कहानियों से जोड़कर इस नृत्य को दर्शाया जाता है। तो ये चोल शासक बनवाए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तस्मानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए एडिलेड, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी सिडनी और ऑप्शन डी होबार्ट। तो इसका आंसर है होबार्ट। होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि तस्मानिया, जो तस्मानिया है तो वो ऑस्ट्रेलिया, पहले तो कमेंट बॉक्स में, सॉरी अब बता ही देते हैं, तस्मानिया जो है ओशनिया महादेश में आता है। ओशनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महादेश को ही कहा जाता है। चूंकि छोटे छोटे आइलैंड है इसलिए तो मेजर रूप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है तस्मानिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से किस सागर से अलग होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका विस्तार रूप से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में कुल 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न है। पहला है क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड देखिए, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर इस प्रकार बांटा जाता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ऐसे बांट दिए हम, और इसको कर दिए इस प्रकार। ये 3 भाग 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया क्वींसलैंड। तो देखिए ये हो गया क्वींसलैंड जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। ये क्वींसलैंड है जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। और इसके बाद न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है जिसकी राजधानी सिडनी है। और यहाँ पे विक्टोरिया है, ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा यही है विक्टोरिया, जिसका राजधानी मेलबर्न है। सभी तटों पे हैं, तट के किनारे हैं, यहाँ समुद्र तट के किनारे। तो ये ब्रिस्बेन हो गया, ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, और ये हो गया ये विक्टोरिया। और फिर ये हो जाएगा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये यहाँ से ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी पर्थ है। पर्थ यहाँ पे पड़ता है, पर्थ। और सबसे बड़ा यही राज्य है देखने में भी, और क्षेत्रफल से भी तो ये है। ऐसे थोड़ा सा यहाँ सुधारिएगा तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और फिर उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इसकी राजधानी है डार्विन। और यहाँ पे कैनबेरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक कैनबरा यहाँ है, और एक यहाँ पे तस्मानिया है, यहाँ पे, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सागर से अलग होता है, जुड़ता है, अलग होता है दोनों को ही। तो ये हो गया तस्मानिया जिसकी राजधानी होबार्ट है, ये हो गया कैनबेरा। तो कैनबेरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा
जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार यहाँ पे तस्मानिया का है होबार्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करतारपुर शहर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु हरराय और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो करतारपुर शहर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। तरन 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 गोविंदपुर और करतारपुर शहर की स्थापना गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है और अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब का निर्माण इन्होंने ही करवाया। 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की और खुसरो के राजद्रोह के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं गुरु अर्जुन देव, क्योंकि जो भी सिख जिन भी सिख गुरुओं की हत्या हुई है वे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? समाप्त पूछ रहा है, कौन सी संधि हुई तो समाप्त हुआ। ऑप्शन ए है मंगलोर की संधि, ऑप्शन बी है मद्रास की संधि, ऑप्शन बी है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी है सहायक संधि। तो इसका सही जवाब है सहायक संधि। तो सहायक संधि के ये किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। आइए आपको विस्तार से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त ही कर देते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक हुआ, मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ और इसमें गवर्नर था लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के बीच हुआ। इसमें मंगलोर की संधि हुई और वारेन हेस्टिंग इसका गवर्नर था। इसी युद्ध में जो कि हैदर अली था वो मारा गया और यहाँ से टीपू सुल्तान अपना कमान संभालता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर तो पूछा जाता है कि कौन कौन से मैसूर युद्ध में हैदर अली लड़ा था, कौन कौन से मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान। तो इसमें आंशिक रूप से यानी 2 बरिस 1882 से 1884 तक टीपू सुल्तान लड़ा था। 1780 से 1782 तक हैदर अली और 1782 से 84 तक टीपू सुल्तान। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें भी मैसूर के शासक टीपू सुल्तान था 1790 से 92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और ये संधि करने वाला कौन होता है? लॉर्ड कर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, इस समय लॉर्ड वेलेजली था और सहायक संधि के द्वारा ये मैसूर राज्य को अपने में मिला लेता है और फिर जो अड़यार वंश का शासक कृष्ण तृतीय था उसे शासक के रूप में, ऐसे कठपुतली शासक के रूप में बना देता है मैसूर का और अपने अधीन सब कुछ कर लेता है लॉर्ड वेलेजली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के सर्वाधिक भूमि पर लागू होने वाला राजस्व व्यवस्था कौन था? ऑप्शन ए है रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी जमींदारी, ऑप्शन सी महालवाड़ी, ऑप्शन डी तीनों बराबर, ऑप्शन डी तीनों बराबर जगह लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा 51% भूमि पर लागू हुआ था। इसको विस्तार से आपको समझाते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त हो गया या इसे जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं या इसे ही इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यहाँ हो गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त और ये हो गया महालवाड़ी। ये जो भी ये तीनों लगाया गया है ये अंग्रेजों के शोध क्रम के दौरान लगाए गए हैं। ये किस व्यवस्था से, किस भू राजस्व व्यवस्था से हमें ज्यादा लाभ हो, वे लाभ को ही देखते थे, न कि भारत के विकास को। देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया जमींदारी बंदोबस्त। कौन कौन से क्षेत्र? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्रों पर लगाया। उत्तरी कर्नाटक यानी देखिए, अगर आप दिखाएं, ये कर्नाटक उस समय का था, ये वाला नहीं, ये वाला कर्नाटक नहीं, इस वाले कर्नाटक यानी ये उत्तरी कर्नाटक पे क्षेत्र पे लगाया गया था। और देखिए, समस्त अंग्रेजी भारत का 19%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये दोनों 19% भाग पर लगाया गया था और ये इन क्षेत्रों में लगाया गया था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, यानी इस पे जो किसानों की भूमि थी उनका मालिकाना हक किसानों से छीनकर जमींदारों को दे दिया गया।
जिसमें बिचौलिए बहुत हुए और किसानों की आर्थिक आय बहुत प्रभाव में हम देखेंगे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी जमींदार की हो गई। और इसके बाद देखिए तीनों का समग्र रूप से प्रभाव देखेंगे। अब रैयतवाड़ी देखते हैं। रैयतवाड़ी 1820 में लागू हुआ टॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? ये मुंबई में, मद्रास में और असम के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी लगा। कौन कौन? बम्बई, मद्रास और असम। और समस्त अंग्रेजी भूमि का ये 51% भूमि पर लागू हुआ, यानी 51 भूमि पर रैयतवाड़ी, 19 भूमि पे, तो कुल मिला के 70% लागू हो चुके थे भूमि पर। भूमि का मालिक इसमें मालिकाना हक किसको रखा गया था? किसानों को, यानी रैयत मतलब किसान ही होता है। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान की होती थी। कर की दर 33% से 55%। अब देखते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी को किसने लागू किया था? विलियम बेंटिक ने 1833 में। इनको ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल श्री कृष्णा आईएएस अड्डा ज्वाइन करें। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था था। समस्त भूमि का ये 30%, जब 70% ये दोनों मिलके हो गए तो ये 30% भूमि का अधिकार, गांव का अधिकार हो गया भूमि पर। यानी गांव, अब जिसे गांव अधिकार कर लिया, अब गांव ही का प्रधान होता था जो वो देता था कि ये भूमि आप रखिए, आप इसे कलेक्ट करके और देता था अंग्रेजों को। ब्रिटिश सरकार का राजस्व देने की जिम्मेवारी समस्त गाँव के मुखिया की, यानी वही बोले प्रधान या मुखिया। कर की दर 60%, यानी 60% तक इसमें वसूला गया। तीनों का समग्र रूप से प्रभाव देखते हैं कि इसमें पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। यानी अर्थव्यवस्था जो पारंपरिक रूप से थी हमारी, जैसे हम मान लीजिए कि खेती में गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं ही बोएंगे, नया फसल नहीं बोएंगे। तो ये पारंपरिक होता है। जैसे जैसे करते परंपरा के अनुसार आ रहे थे, उसमें वो हमारा विघटन हो गया, यानी टूट गया। कृषकों की दरिद्रता आई। जैसे आप इसमें देखे ही होंगे कि ये जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों के हाथ में दे दिया गया। तो और यहाँ पे जो रैयतवाड़ी में किसानों को तो दिया गया, लेकिन कर का दर जो कि 55% है। तो अपने जितना भी अगर अनाज हुआ उसमें से 50% से ज़्यादा अंग्रेजों को दे दिया गया। तो इसमें कृषक जो थे उनका लागत भी होता था, तो दरिद्रता तो आना लाजमी था। और यहाँ तो महालवाड़ी में 60% तक हो गया। कृषि में ठहराव, अवनति, यानी अवनति मतलब नीचे जाना, विनाश काल होने लगा। ठहराव, इस कोई भी अब कितना अगर उसमें काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर ही देना है, तो फिर काम आदमी क्यों करेगा? जीवन यापन के लिए सब कृषि कर रहे थे। पुराने जमींदारों का उन्मूलन, जो कि पुराना जमींदार थे उनका विनष्ट हो गया, और नया जमींदार जो इसमें बिचौलिया बने और अधिक लाभ कमाए। इस प्रकार भी कृषि में ठहराव हुआ, कृषकों की दरिद्रता आई, क्योंकि जमींदार शोषण करते थे। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी कृषि का जो कि कमर्शियलाइज हुआ, वही बोले पारंपरिक से हटकर अब नील की खेती करने लगे, जो कि हमारे पश्चिम के देशों में मांग थी, कृत्रिम नीली वगैरह ये सब कारण था। तो अधिक से अधिक खेतों पर ये लोग कृषि की जगह कृषि वाले भूमि पे नील की खेती कराने लगे, जिससे अवनति हुई। इस प्रकार इन इन क्षेत्रों में लागू हुआ था। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है एमपी। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसका हम अच्छा से विश्लेषण करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, देखिए वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वे स्वतंत्र रूप से आवास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अक्सर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये इसका परिभाषा है कि वे उनके लिए स्वतंत्र रूप से आवास है, वे प्राकृतिक संसाधनों का कुछ भी उपयोग करें, वे अनचाहे रूप से कर सकते हैं, पशु पक्षी जीव जो भी हैं, तो इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो ऐसा अरण्य या वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को
अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी वन संपदा और संरक्षित करना है। मदद यही है, अनुसंधान कर सकते हैं उसमें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, सरीसृपों को आदि को संरक्षित किया जाता है, जबकि नेशनल पार्क में वनस्पतियों, जीवों और ऐतिहासिक वस्तुओं को भी संरक्षित किया जाता है। यूपी का ये है सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, किशनगंज वन्य जीव अभयारण्य, करतनिया घाट अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अब एक नज़र बिहार के वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। इसमें कुल 21 वन्य जीव अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। पलामू टाइगर रिजर्व जो कि बाघ को भीम बांध, एक शांत और हरे वर्ण जो कि भीम बांध है, ये बीपीएससी के 69वीं परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, तो ये बिहार में है और हरे भरे वातावरण प्रदान करता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, तो टांची वन्य जीव अभयारण्य, लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य और कई अन्य प्रमुख नाम है जो कि ये एक लिस्ट दिया गया है। लिस्ट को देखते हैं। देखिए बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य ये है जो कि वैशाली जिला में है। 1997 में स्थापना हुआ था और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भीम बांध है जो कि मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है जो कि गया में है। कैमूर है, कैमूर और रोहतास में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। नकती पक्षी अभयारण्य जमुई में। पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान पर आधारित है, ये पटना में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य चंपारण में है। वाल्मीकि ये भी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये भी पश्चिम चंपारण में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये भागलपुर में है। ये सबसे ज़्यादा में है 60 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, सॉरी ये 60 किलोमीटर, इससे भी अधिक हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण, जो कि बहुत बिहार के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है मूसी, ऑप्शन बी है कोयना, ऑप्शन सी है दूधगंगा, ऑप्शन डी है सभी। सही जवाब सभी है। कृष्णा की सभी सहायक नदी है। देखिए अब कृष्णा नदी को विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ से ये रही कृष्णा नदी। कृष्णा नदी चलते चलते ये अपने कई साथियों को ढोते ढोते आगे जाते जाते हुए और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिरती है। ये कृष्णा नदी यहाँ पे है। तो देखिए इसमें बहुत सारी हैं। मणिकुंदन, उज्जैनी, भीमा नदी, नागार्जुन सागर नदी और तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, हिंडकल नदी, तुंगभद्रा तो है ही, श्रीशैलम नदी, भद्रा नदी, भद्रा और तुंगभद्रा, भद्रा जाकर तुंगभद्रा में मिलती है और ये सभी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। अगला प्रश्न मैप से बहुत अच्छा याद हो रहा है, इसलिए हम मैप पर ही लेकर आए। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है निम्बकाचार्य, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। सही जवाब माधवाचार्य है। तो भारत में पहली शताब्दी को ही से पूर्व ही 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय से ही भारत में आस्तिक ही हैं। 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का भी प्रतिपादन हुआ है। प्राचीन भौतिक दर्शन और एक प्रणेता है। जैसे देखिए उच्छेदवाद जो कि अजीत केस कम्बलिन थे, इसके प्रणेता। अक्रियावादी पुराण कश्यप, नित्यवादी पकुद कच्चायन, नियतिवादी मकली पुतगोसाल, ये आजीविक संप्रदाय से भी रिलेटेड है। अनिश्चयवादी संजय बेलपुत्र। अब देखते हैं वेदांत आधारित अन्य दार्शनिक मत। भाष्यकार ये रचना वाले हैं, ये वाद है और ये भाष्य है। देखिए शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद है, जो कि शंकर भाष्य पे आधारित है। रामानुजाचार्य त्रिभाष्य हैं, विशिष्ट द्वैतवाद पे है। माधवाचार्य द्वैतवाद पे हैं, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद है, अणु भाष्य पे है। निम्बकाचार्य
भेदवाद और वेदांत परिजात और ये सभी भाष्य से हैं। यानी भाष्य मतलब ये रचनाकार है और ये इसका सब्जेक्ट है, यानी किस विषय पे आधारित है ये है, और ये भाष्यकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। प्रश्न स्पिन कर रहा है। प्रश्न पहले पूछा जाता था कि जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण कौन सी भाषा रातों रात, कौन सी पत्रिका थी जो रातों रात भाषा बदल लिया। अब पूछा जा रहा है कि प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन ए है भारत मिहिर, ऑप्शन बी है सोम प्रकाश, ऑप्शन सी है पायनियर, ऑप्शन डी है द हिंदू। सही जवाब है पायनियर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो ये एक 1878 में पारित किया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। गैंगिंग एक्ट जाना जाता था क्योंकि जितने भी प्रेस थे, अगर देखिए किसी भी सरकार को कंट्रोल करना रहता है तो पहले प्रेस पे कंट्रोल करती है। प्रेस, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई जैसे टीवी, न्यूज, ये सब, लेकिन पहले होता था प्रेस। तो प्रेस यानी जो अखबार छपते थे, तो इसे ही कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जो कि 1878 में। इसे गैंगिंग एक्ट कहा गया। गैंगिंग एक्ट क्यों, गला घोंटू एक्ट कहा जाता है। यानी ये प्रेस की मीडिया स्वतंत्रता पे बहुत ही बड़ा अंकुश लगाने वाला था। अंकुश लगाया भी। अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच, वर्नाकुलर मतलब वाद विवाद होता है। जैसे देखिए हिंदी और अंग्रेजी के बीच, ये हिंदी नहीं, स्थानीय भारत की भाषा और हिंदी भी कहा जा सकता है, और अंग्रेजी के बीच ये भेदभाव करता था, क्योंकि अंग्रेजी में ये खुली छूट देता था। क्यों, क्योंकि उन्हें अगर अगर भारत के लोग कुछ भी अंग्रेजी में छापते थे तो वे तो आसानी से अंग्रेजों को समझ में आ जाता था। लेकिन लेकिन अगर कुछ कोई दूसरे भाषा में छापते थे तो वो उन्हें समझ में नहीं आता था, जो कि उनके खिलाफ है या उनके पक्ष में है। ये समझने के लिए उन्होंने प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए प्रेस एक्ट लाया। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अत्यधिक आलोचनात्मक प्रकृति को रोकने के लिए लागू किया गया। इसमें सरकार को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में सेंसर विवरण और संपादकीयों को व्यापक अधिकार प्रदान किए। दूसरे एंग्लो अफगान के लिए लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचना, तो ये लॉर्ड लिटन ही था जो कि प्रेस एक्ट लाया था। इसलिए उन्होंने अपने अधीन नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के लिए अफगान के समय जो अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में, बहुत आलोचना हुआ, इसलिए ये प्रेस पे सबसे पहले कंट्रोल भी की। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है स्ट्रोंशियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है विस्फोट। विस्फोट के कारण हरा रंग, तो सही जवाब है बेरियम। बेरियम इसमें एक तत्व होता है जिसके कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। विस्तार से देखते हैं कि बेरियम बेरियम जो है चमकीले हरे रंग का उत्पादन करता है, स्ट्रोंशियम से लाल रंग निकलता है, और तांबा नीला रंग पैदा करता है, और सोडियम पीला रंग देता है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कितना बताएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब नीला रंग पूछ देगा कभी कभी, तो पीला रंग पूछेगा, कभी गहरा लाल पूछेगा। अन्य रंग तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं। स्ट्रोंशियम और सोडियम शानदार नारंगी रंग का उत्पादन नारंगी स्ट्रोंशियम और सोडियम के मिलने से बनाया जाता है। और टाइटेनियम, जिर्कोनियम और मैग्नीशियम मिश्र धातु सफेद बनाने के लिए, तो और तांबा और स्ट्रोंशियम लेवेंडर बनाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक्स किरण किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सही जवाब है विद्युत चुंबकीय। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कृपया अगर आपको ये हमारा सीरीज पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का लेवल और ये जो इसका डिस्कशन डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ भी पसंद आ रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, किसी भी वीडियो से आप अनअवेयर न रह पाएँ। और ये सभी जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रीफर ज़रूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। तो बस और क्या ही है।
इस कड़ी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ हो।